तो फाइनली दोस्तों बहुत आप लोग का कमेंट आ रहा था कि एक ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू लीजिए जो रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं और अभी ग्रुप डी में वो यानी कि रेलवे में जॉब कर रहे हैं। तो फाइनली आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ और आज के डेट में हमारे साथ हैं आकाश जी, जो कि रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं और अभी ग्रुप डी का पोस्ट में यहाँ पे बहुत यानी कि क्या क्या है सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनका सैलरी कितना है, कहाँ से अप्रेंटिस किए थे, इनका नंबर कितना लाए थे अप्रेंटिसशिप में, प्लस में इनका जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम में नंबर आया था सीबीटी में उसमें कितना था, कितना नंबर इनका जुड़ा था, कौन सा पोस्ट इनको मिला है, कैसे प्रेफरेंस अपना भरे थे और कहाँ से भरे थे, ए टू जेड इस वीडियो में सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग जो है चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उनको पता चल सके सारा कुछ डिटेल्स में कि कैसे अप्रेंटिस करने के बाद रेलवे में जॉब लगता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आकाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, जो कि आप इतना यानी कि टाइम दिए हमारे चैनल में। तो आपसे जानना चाहेंगे कि अपना थोड़ा सा कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए, अपना बारे में बेसिक बताइए, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सा आपका स्टेट है? जी। तो सुनील जी, मेरा नाम आकाश यादव है और मैं इटारसी से बिलोंग करता हूँ, जो कि होशंगाबाद ज़िले में आता है। और मैंने जो है वहीं से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, वहीं से चीज़ें की। आईटीआई मैंने थोड़ा बाहर हरदा से की है और उसके बाद जो है फिर मैंने अप्रेंटिस की शुरुआत जो है आईटीआई करने के बाद जब अप्रेंटिस की तो मैंने वो अप्रेंटिस इटारसी से की है। इटारसी में जो इलेक्ट्रिक लोको शेड है वहाँ से मैंने अप्रेंटिस की है। अच्छा, आप थोड़ा सा अपना क्वालिफिकेशन के बारे में बता सकते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन जैसे 10th आपने 10th किया, 12th किया, कि आपका क्वालिफिकेशन क्या क्या है? जी, मैंने जो अपना 10th करने के बाद जो है पीसीएम मैथ साइंस से अपना 12th कंप्लीट किया और उसके बाद जो है अपना बीए किया और इसी के साथ आईटीआई फिर मतलब बीए प्राइवेट किया और आईटीआई की है मैंने वेल्डर से की है। अच्छा जी, जो गवर्नमेंट आईटीआई थी, लेकिन एससीबीटी आईटीआई थी, जिस वजह से मुझे अप्रेंटिस 1.5 साल करनी पड़ी थी। जो कि आजकल ये सब चीजें चेंज हो गई हैं जो ऐसा है, जबकि पहले ऐसा था कि अगर एससीबीटी आईटीआई है तो 1.5 साल आईटीआई वो अप्रेंटिस करनी पड़ती थी। अच्छा, और ये आपने अप्रेंटिसशिप कब किया है? मैंने अप्रेंटिस किया है अपना 2016-17 में। अच्छा, तो 2018 में भी वैकेंसी आया था ग्रुप डी का, तो उसमें क्या आप भर पाए थे उसको? नहीं, उस टाइम नहीं भर पाए थे क्योंकि उस टाइम एग्ज़ाम हुआ ही था, मतलब एग्ज़ाम हो भी नहीं पाया था। मुश्किल से 1-2 हफ्ते का डिफरेंस आ गया था, नहीं तो उसी में सिलेक्शन हो जाता। उस टाइम पर वो चीज़ें रह गई थी, एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। जो मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेक्स्ट बुक बस बाय करना है, देखिए अभी ऑफर चल रहा है। आप लोग अभी अगर मेरा कूपन कोड यूज करते हैं सुनील 10 तो आपको 10 के जगह 12% डिस्काउंट मिलेगा। आपको ईयरली पास जो है वो 219 में मिल जाएगा और आप अगर ईयरली पास प्रो लेते हैं तो आपको 307 रुपये में मिलेगा। तो आप लोग जाइए और मेरा कूपन कोड से यूज कीजिए, जिससे आपको 10 के जगह 12% का डिस्काउंट मिलेगा। चलिए वीडियो में हम लोग वापस आते हैं। अच्छा, पहले आप लोग का जो सीबीटी एग्जाम होता था ना, ये अप्रेंटिसशिप का? हाँ, अप्रेंटिस में जो होता था, अप्रेंटिस कंप्लीट होने के बाद पहले प्रैक्टिकल होता था जो कि वहीं पर होता था अपने जहाँ से अप्रेंटिस किए, और उसके बाद जो है अपना एग्ज़ाम होता था, कहीं भी एक सेंटर दे दिया जाता था और 100 एमसीक्यू वाला जो है टेस्ट होता था, सीबीटी होता था, और उसमें फिर जो है आपको नंबर लाने होते थे। अच्छा, आपका कैटेगरी क्या है, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी या जनरल, आप कौन सा कैटेगरी में आते हैं? जी, मेरा कैटेगरी ओबीसी है। अच्छा, यानी कि आपने 10th किया, 12th किया, फिर आपने बीए किया, उसके बाद आपने उसी सेशन में वेल्डर से आईटीआई भी कर दिया, जो कि एससीबीटी था आपका? हाँ, आईटीआई एससीबीटी था और फिर अप्रेंटिस किया था कंप्लीट। अच्छा, आप थोड़ा सा बताइएगा कि आपका अप्रेंटिसशिप में जो आपने दिया था एग्ज़ाम, उसमें अप्रेंटिसशिप में आपका कितना नंबर था? मेरा अप्रेंटिसशिप में उसमें मेरा 92% था। अच्छा जी, उसमें जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 92% आया था। हाँ, तो फाइनली आजकल तो ये प्रैक्टिकल ही होने लगा है। अच्छा, हाँ, अब प्रैक्टिकल होने लगा, वहीं पे यानी कि हो जाता है, जैसे हम लोग किए हैं ना, तुरंत हो जाता है सारा कुछ। जी। तो अब हम लोग देखिए क्वालिफिकेशन का बात कर चुके हैं, अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे नोटिफिकेशन आया होगा, उसके बाद आप फॉर्म भरे होंगे। हाँ, तो आपने फॉर्म कौन सा जोन से डाला है और आपने प्रेफरेंस में जैसे
कैसे कैसे क्या क्या फॉर्म फिलअप किया था, जैसे पोस्ट का जो होता है प्रेफरेंस, जी जी। जो वो आपने तो कैसे फिल किया था? जी सुनील जी, जब मैंने फॉर्म डाला था तो जी उसमें फॉर्म भरते टाइम जो है ग्रुप डी की 18 पोस्टें दिखाई गई थी कि जी जी। इसको आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है कि आपको कौन सी पोस्ट जो है फर्स्ट पे चाहिए, सेकंड पे चाहिए, और जो आपको कम लगती है कि ये वाली मुझे नहीं करनी है तो आप उसको लास्ट पे डाल सकते हैं। तो जी जी। पोस्ट प्रेफरेंस में 18 पोस्टों में जैसे अपना CNW आता है, SNT आता है, ब्रिज डिपार्टमेंट आता है, ट्रैकमैन आता है, स्टोर आता है, मेडिकल डिपार्टमेंट आता है, हॉस्पिटल वाला, तो ये सब आते हैं। तो मैंने इसमें फर्स्ट पर जो है अपना स्टोर डाला हुआ था, डिपो स्टोर करके एक पोस्ट होती है, जी तो जी। वो डाला हुआ था। अच्छा हाँ, अच्छा। और फिर उसके बाद सेकंड पे फिर वर्कशॉप ये डाल लेते हैं, जैसे इसमें वर्कशॉप में भी इलेक्ट्रिकल और डीजल आते हैं। अच्छा अच्छा। तो ऐसा मैंने अपना पोस्ट प्रेफरेंस डाला हुआ था। और आपने अप्लाई कौन सा जोन से किया था? अप्लाई मैंने भोपाल जोन से किया था। अच्छा, देखिए बहुत लोगों का मन में कन्फ्यूजन रहता है कि हम जिस जोन से या जिस डिवीज़न से अप्रेंटिसशिप किए हैं उसी जोन में हम अप्लाई कर सकते हैं, या पूरा ऑल ओवर इंडिया में किसी भी जोन से अप्लाई कर सकते हैं? इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं, आप ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है सर जब आप ज्वाइनिंग करते हैं। तो जी जैसे मान लीजिए मैं अभी MP से हूँ, अगर मैंने जो है चेन्नई से डाल दिया या मुंबई से डाल दिया, अब मेरा वहाँ पर ज्वाइनिंग हो गया, तो फिर वहाँ रहने की, अब मैं फैमिली से दूर हो जाता हूँ, वहाँ रह रहा हूँ, वहीं पर ड्यूटी कर रहा हूँ, मतलब टोटली परिवार से कट हो जाता हूँ उस चीज़ में। फिर आने जाने में भी एक दिन का समय चाहिए, ये चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए बेटर यही रहता है कि अपने जोन से डालें फॉर्म, तो उसका आगे बेनिफिट मिलता है ये सब चीज़ों में। वरना तुरंत के लिए तो आप सोच लेते हैं कि ठीक है, भले ही नौकरी मिल गई जहाँ मिलनी थी, लेकिन आगे चल के दिक्कत आती है जब फैमिली से आप जोड़ नहीं पाते हैं, जी तो जी, फिर ये बात चीज़ों का हाँ, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है फिर आपको। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है, क्योंकि हमने भी बहुत सारे वीडियो देखा है। वो लोग नौकरी यानी कि लगने के बाद में चाहते हैं कि हम अपना जो घर का आसपास है उसमें जाना यानी कि चाहते हैं वो। तो बिल्कुल आकाश भाई ने बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छा बात बताया। आप लोग जो है इसको ध्यान में रखिएगा फॉर्म भरते समय। अब आपने फॉर्म भर दिया जी अपना भोपाल जोन से, और आपने जो है प्रेफरेंस जी वगैरह सारा कुछ डाल दिया। उसके बाद आपका एग्जाम हुआ, ठीक है? एग्जाम कैसे कैसे आपका सारा कुछ हुआ, जी उसके बारे में बताइए कि कितना क्या क्या पूछा गया था, और आपने कितना जी नंबर लाया था ग्रुप डी का एग्जाम में, और कितना नंबर आपका जुड़ा था? जी जी जी। तो ये जो ग्रुप डी का जब एग्ज़ाम हुआ, एक तो आपको तो पता ही है, अगर आपने देखा होगा तो, कि हाँ इतना टाइम लग गया था इसमें। हाँ। 3-4 साल गैप होने के बाद ये 2019 की वैकेंसी और अब जा करके क्लियर हुई। जी जी। तो और जो अभी तो चल ही रही है ये भी। तो इसमें ऐसा रहा था कि जब एग्ज़ाम हुआ, तो इस बार एग्ज़ाम का पैटर्न काफ़ी बदला हुआ था। मतलब जो क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो थोड़े टफ लेवल के पूछे गए थे, जबकि अभी तक ग्रुप डी में जो पैटर्न चला आ रहा था वो पुराना ही पैटर्न चला आ रहा था। लेकिन जी इस बार ऐसा रहा था कि साइंस पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया। साइंस में भी उन्होंने न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे। मैथ्स था, मैथ्स तो ठीक लेवल का था। मैथ्स और जीके, रीजनिंग रीजनिंग के मेन स्पेशली जो क्वेश्चन होते हैं वो लेंदी क्वेश्चन होते हैं, वो टाइम टेकन क्वेश्चन होते हैं, वो टाइम ज़्यादा लेते हैं। तो अच्छा अच्छा। भले ही आपको बन रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप उसमें टाइम से हार जाएंगे। टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए आपकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उनको जो बन रहे हैं जल्दी से जल्दी आप उनको कर सकें। और दूसरी चीज़, साइंस को इस बार बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो न्यूमेरिकल पूछे गए थे, जबकि अभी तक ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए। हमने तो भी देखा है। इसलिए साइंस का जो है बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे NCERT के क्वेश्चन हुए साइंस से के, और न्यूमेरिकल वाले अगर सही से अपन पढ़ लें तो जी वो चीज़ भी कर सकते हैं। ऐसा रहा। तो हमारा जो था वो एग्ज़ाम हुआ था, मेरा सेंटर था अपना इधर ये अपने जलगांव के पास ही एक जी सेंटर था, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, जी जी, कोई बात बताऊंगा नहीं है। आपको कोशिश हाँ। का। जी। तो वहाँ पर था, और जब ये देखा कि पैटर्न तो काफ़ी चेंज है, तो फिर कम टाइम मिला और उस चीज़ में फिर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ी, क्योंकि साइंस अभी तक इतना ज़्यादा डीप पढ़े नहीं हुए थे। ऐसा रहा। और फिर ग्रुप डी में मेरे उसमें 62 नंबर आए थे। 62 ने? जी। और 62 आए थे, और मेरे उसमें परसेंट थे ITI में, वो अप्रेंटिस में 92%।
92 तो यानी कि 30 के लगभग 30 पॉइंट कुछ कुछ। 30, हाँ जी जी, 30 के आसपास नंबर जो है मेरे इसमें जुड़े हुए थे। अच्छा, आप एक थोड़ा सा यहाँ पे ये ऐसा था। बताइएगा कि आपका ग्रुप डी का एग्जाम में कितना नंबर आया था, ओनली ग्रुप डी का एग्जाम। ग्रुप डी के एग्जाम में 62। 62, ठीक है। उसके बाद आपका जी अप्रेंटिसशिप का इधर 30 के लगभग में जुड़ा होगा, तो 62 और 30 ये फिर, हाँ एक मिनट, कि 62 का 2/3 जुड़ा होगा आपका। नहीं नहीं नहीं, जो नंबर जुड़ा था वो उस चीज का जुड़ा था, अपना जो अप्रेंटिस था 92 उसका जुड़ा था, टू अच्छा, बाई आप थर्ड थोड़ा सा ये बताइएगा यहाँ पे एक्सप्लेन करके सॉरी कि 1/3 जी। हाँ आप ये बताइएगा कि आपने रो मार्क्स आपका कितना था और आपका नॉर्मलाइज मार्क्स कितना था। मेरा नॉर्मलाइज मार्क्स जो है वो था 62, और रॉ मार्क्स तो शायद कम था, मुझे थोड़ा एक्यूरेट याद नहीं है। अच्छा अच्छा, वो था अपना 62 नॉर्मलाइज होकर के। तो उसमें से अप्रेंटिसशिप का नंबर जोड़ करके आपका 62 हुआ था ना। अप्रेंटिसशिप का नंबर जुड़ करके वो बढ़ गया था, मतलब मेरा जो केवल सीबीटी का नंबर है वो 62 है। अच्छा, सीबीटी ऐसा रहा था। हाँ, आप देखिए यानी कि स्कोर कार्ड अपना शेयर कर दीजिएगा, हम यहाँ पे लगा देंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें और चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। हाँ, उसमें और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था बाकी। जी चलिए जी, आपका लगभग 62 पर नंबर। क्या बोल रहे थे। जी, मैं इसमें बताना चाहूँगा आपको कि मैंने अपने YouTube चैनल पर भी, आपको तो पता ही होगा कि मेरा भी एक YouTube चैनल है, हाँ तो हाँ हाँ। मैंने उस पर अपने एक फ्रेंड का भी डाला होता जिसके नंबर भी अप्रेंटिसशिप में 92 थे, लेकिन वो जी, पढ़ने में काफ़ी वीक था, तो उसके जो हैं उसके नंबर आए थे उसमें 42। तो अच्छा 42 आया था। उसके नंबर मिलाकर 60, हाँ 56 या 60 के कुछ आसपास हो रहे थे, तो सिलेक्शन उसका भी हो गया। और एक और फ्रेंड था जिसके अप्रेंटिसशिप में नंबर मुश्किल से मतलब 70% के आसपास थे, 70 कुछ थे, और जी जी। उसके सीबीटी में नंबर केवल 30 नंबर थे, अच्छा अच्छा और उसका भी सिलेक्शन हो गया, जो कि मेरे मेरे साथ अभी कर रहे हैं जॉब। अच्छा अच्छा। जी, तो हाँ, ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिला अप्रेंटिसशिप का। अच्छा अच्छा, यानी कि कोई जी कोई जैसे 42 नंबर बताया ना अपना फ्रेंड का, कोई 42 नंबर लाए और उनका हो गया टोटल मिला करके कितना 62 के हाँ, आसपास में हो उनका गया। भी हो गया सिलेक्शन जी, और जिनके 30 नंबर आए थे उनका भी सिलेक्शन हो गया अप्रेंटिसशिप में, क्योंकि शायद उस टाइप कंपटीशन कम रहा, तो उसका भी बेनिफिट मिला। और अप्रेंटिस बहुत मायने रखता है, अगर अप्रेंटिसशिप में आपके नंबर अच्छे हैं तो जी आपके सिलेक्शन में ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि एक एक नंबर, एक एक पॉइंट से जब हम बाहर हो जाते हैं तो फिर यहाँ से अगर आपको 25-30 नंबर मिल रहे हैं तो वो बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बड़ा प्लस पॉइंट है। हाँ, तो जी देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे कि देखिए आपका फ्रेंड का 42 नंबर था जो कि सीबीटी का नंबर में था वो, ठीक है, सीबीटी का जी नंबर में जी था। उसके बाद उनका कुछ हो जी सकता है गलत वगैरह भी हुआ होगा क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। उसके जी बाद उनका क्या हुआ कि 1/3 जुड़ा अप्रेंटिसशिप का, और ये जुड़ करके उनका हाँ 62 हाँ नंबर हुआ है, यही है ना आकाश जी। हाँ। हाँ, मतलब नॉर्मलाइज होने के बाद उसका जो नेट मतलब सीबीटी का नंबर आया वो 42, और हम्म 1/3 उसमें जब जुड़ा हम्म। तो वो मिला करके 62 के आसपास उसका नंबर हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो चलिए हाँ, जी चलिए एक लगभग लगभग क्लियर हो चुका है। लेकिन हाँ, आपको पता होगा कि अभी सीबीटी टू जो सीबीटी होता है ना उसका 2/3 जुड़ता है और अप्रेंटिसशिप का 1/3 जुड़ता है। जी। हाँ, तो उस टाइम ये चीज़ें क्लियर नहीं थी, जब रेलवे ने जो है अपना जारी किया था तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया था, सब सोच रहे थे कि हाँ कैसे चीज़ें हो गई, हम भी उस चीज़ के कंफ्यूजन में थे कि नंबर तो हमारे ज़्यादा हैं लेकिन नंबर कैसे क्या कम जुड़ रहे हैं। लेकिन फिर जब ये सब चीज़ें बाद में मैंने वीडियो भी डाला उसके बाद में चीज़ें मुझे क्लियर हुई कि इसका 2/3 जुड़ रहा है और इसका 1/3 जुड़ रहा है। ठीक ठीक तो ठीक। ऐसे सब चीज़ें फिर बाद में क्लियर हुई थी, जबकि रेलवे ने अपने किसी भी नोटिफिकेशन में ये चीज़ें क्लियर नहीं करी थी, बस पहले बता दिया गया था कि 1/3 जुड़ेगा, लेकिन हाँ हाँ, ये ये चीज़ें फिर जब रिजल्ट आया तो क्लियर हुआ था बाद में। जी जी, हमने ऐसा भी रहा यानी कि था, देखा था उस समय इसलिए कि बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन हुआ था कि कैसे क्या नंबर जुड़ रहे हैं, सब सोच रहे थे कि मेरे इतने नंबर आ जाएंगे लगभग और कितने हो पाएंगे टोटल। लेकिन फिर जब रिजल्ट आया तो फिर जब सिलेक्शन वाली चीज़ें हुई तो फिर इतना उस पर ध्यान नहीं दिया गया कि हाँ, ठीक है, लगभग सभी अप्रेंटिस वालों का सिलेक्शन हो ही गया था, अच्छा अच्छा। क्योंकि पोस्ट भी अच्छी थी उस टाइम। जी, मेरे आकाश साथ जी अच्छा हाँ हम बोलिए। 8, जी बोलिए बोलिए सर।
हम आपसे यही पूछना, आपसे थोड़ा सा और डिटेल से पूछना चाहेंगे। आप थोड़ा सा अपना नंबर के बारे में बताइए कि आपका सीबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम दिए हैं आप उसमें कितना नंबर लाए जी हैं, जी। और उसके बाद आपका 2/3 करके कितना नंबर हुआ, और 1/3 जो आपका जुड़ा अप्रेंटिसशिप वाला ये वाला होकर के कितना नंबर आपका टोटल हुआ फाइनल में। ये थोड़ा सा अच्छा से बताइएगा, क्योंकि ये जी वाला थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूज कर रहा है बहुत दिनों से, और मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है पर्सनली। जी जी। तो मेरा अब जो ग्रुप डी में जो नंबर था मेरा वो 62 था नॉर्मलाइज होने के बाद। यानी कि आपका 62 नॉर्मलाइज होने के बाद था, ठीक है। आपने लगभग टोटल जी। अटेम्प्ट कितना तक किया था क्वेश्चन? तो फिर अगर आप तो नहीं मैंने होगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बता। जी जी, मैंने लगभग 72 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि जी जी। नेगेटिव होने की वजह से बहुत डर था कि कहीं नेगेटिव ज़्यादा ना हो जाए। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी, तो इस वजह से ध्यान में रखते हुए और बहुत कोशिश करी थी कि इस एक्यूरेसी को ठीक किया जाए कि नेगेटिव कम से कम हो, इसलिए जी ज़्यादा जी। क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे थे। जी। टाइम तो काफ़ी बच गया था कि इतनी प्रैक्टिस करी थी तो कि 5-7 क्वेश्चन और कर लिए जाए, लेकिन नेगेटिव के डर की वजह से इतना ही अटेम्प्ट कर रहे थे कि अब इतने में जो होगा वो देखा जाएगा। अच्छा, तो आपका लगभग यानी कि सारा कुछ कट उठ के जो रहा था वो नॉर्मलाइज मार्क्स आपका 62 आया। जी जी। और उसमें अप्रेंटिसशिप का नंबर जुड़ा था क्या नहीं जुड़ा था, ये वाला थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, क्योंकि अप्रेंटिसशिप का जी अगर नंबर नहीं, आपका इसमें जुड़ता, अप्रेंटिसशिप का नंबर नहीं जुड़ा हुआ था। नहीं जुड़ा हुआ था ना। जी। नहीं तो अगर अप्रेंटिसशिप का तो नंबर, अप्रेंटिसशिप जी अगर अप्रेंटिसशिप का नंबर अगर आपका जुड़ता तो 62 से इधर 30 फिर हो जाता, यानी कि कितना आपका 92 के आसपास में हो जाता लगभग। जी 90 के आसपास होना चाहिए था लगभग। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक बात समझने वाला ये भी है ना कि आपका अगर 62 आया तो इसका अगर 2/3 जी अगर हम करेंगे, जैसे 62 जी आपका नॉर्मलाइज मार्क्स आया, ठीक है। जी जी उसके बाद आपका 2/3 इसको करते हैं तो लगभग यानी कि 42 के आसपास में अगर होता है, अगर 63 अगर हम लोग एवरेज में मान लेते तो, क्योंकि 21 या 63 होता है, तो इसका आपका जो 21 दूनी 42 यानी कि 42 मार्क्स आपका हो गया सीबीटी का, प्लस में 30 मार्क्स आपका हो गया हाँ। इधर 1/3 का अप्रेंटिसशिप का, तो 42 और 30 72 भी होना चाहिए था इस टाइप से, अगर ये अगर 72। जुड़ता तो जी जी बिल्कुल। है जी ना। लेकिन आप बोल रहे बस हैं कि मेरा जो लगभग है इतना नहीं ही जुड़ा। रहा था। नहीं, इसमें क्या था कि जो मैंने बताया कि आपको सीबीटी में मुझे इतना नंबर मिला है, और जो अप्रेंटिसशिप का जोड़ा था तो वही चीज़ का कंफ्यूजन रहा था। फिर बाद में वो चीज़ें क्लियर हो गई थी कि यहाँ से 2/3 जोड़ना है और यहाँ से 1/3 जोड़ना है। लेकिन फिर भी आपका मार्क्स जो था वो 72 के आसपास में होना चाहिए था, अगर देखें इस जी, हिसाब से तो मेरा मार्क्स लगभग इतना ही था, मतलब। लेकिन जो मेरा सीबीटी का मार्क्स है वो बताया मैंने आपको कि 62 रहा, और वो वाला जो रहा अप्रेंटिस का वो जुड़ने के बाद तो फिर वो 72 जो भी रहा होगा, मुझे इतना तो उसका ध्यान नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप स्कोर कार्ड शेयर कीजिएगा, उस पर हम स्कोर कोशिश कार्ड करें। में चीजें पता चल जाएगा, स्कोर कार्ड में तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ हाँ हाँ, चलिए ठीक है। हम लोग यहाँ जी तक जी बात कर लिए हैं कि कैसे कैसे आपका कितना नंबर वगैरह था, आपका फ्रेंड का कितना नंबर था। आपका नंबर देखिए इतना सारा जी कुछ आ गया। उसके बाद आपका जो है आया होगा इसके लिए डीवी के लिए आपका मेरिट लिस्ट आया होगा, है ना। जी हाँ, तो वो लगभग किस प्रकार से, इसे हम देखे थे पिछला बार कि लोगों का अप्रेंटिसशिप वालों का बाद में मेरिट लिस्ट जारी यानी कि किया जा रहा था, जैसे एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट और आप लोग का सीसीए कैंडिडेट, ये तीनों का एक साथ में मेरिट लिस्ट जारी कर रहा था रेलवे ने, और जो नॉर्मल कैंडिडेट थे हाँ वो उनका पहले जारी कर रहा था। हाँ, उन लोगों का। जी जी, इसमें ये रहा था कि पहले जो उन्होंने लिस्ट जारी की थी, जब हमने भी अपना उसमें नाम चेक किया तो देखा उसमें नाम नहीं है, तो वो लगा बहुत कि अरे ये कैसा। फिर उसको देखा, उसमें पता चला कि ये केवल नॉर्मल कैंडिडेट का है, और अप्रेंटिसशिप वालों का जो है फिर बाद में जारी किया गया है। लेकिन अप्रेंटिसशिप वालों का डीबी और मेडिकल नॉर्मल कैंडिडेट से पहले करा लिया गया कंप्लीट। अच्छा अच्छा, तो चलिए यहाँ जब तक। हमारा हाँ। जी, इसमें जो है फिर हमको डीबी के लिए जो है बुलाया गया, और हाँ, थोड़ा सबसे सा पहले डीवी के लिए आया बात था, करेंगे तो अभी। मेरा फर्स्ट डेट कोई था। जी अच्छा, थोड़ा के लिए डीवी का भी बात करेंगे डिटेल से, लेकिन इससे पहले हम बात करना चाहेंगे जी कि आपका जो मेरिट लिस्ट आया होगा सीसीए कैंडिडेट का, तो उसमें जी। आपका कैटेगरी आप क्या बोले, हम थोड़ा सा भूल गए हैं। ओबीसी ओबीसी से। तो आपका अप्रेंटिसशिप का कट ऑफ कितना गया था? अप्रेंटिसशिप का कट ऑफ गया था 30 नंबर। 30 नंबर ने। अच्छा अच्छा, और जी आपका मार्क्स लगभग यानी कि 60 या 70 के आसपास में था, जो कि स्कोर कार्ड से जी पता जी बिल्कुल चल जाएगा। तो जी सर।
आपका जो है मेरिट लिस्ट आ गया, उसके बाद तो पूरा यानी कि खुशी होगा कि हाँ भाई मेरा नाम जो है मेरिट लिस्ट में आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें कैसा लग रहा था? ये चीज़ का तो बहुत था बहुत अच्छा फील हो रहा था, जो कि इतनी मेहनत के बाद और स्पेशली इतने टाइम के बाद कि यहाँ हाँ तक पहुँचने के बाद कि 3-4 साल वेट किया, उसमें भी ऐसा लग रहा था कहीं वैकेंसी पोस्टपोन या कैंसिल ना हो जाए। हाँ हाँ हाँ, डर इतने रहता है। संघर्ष के बाद जब फाइनली यहाँ तक चीज़ें पहुँची तो बहुत खुशी हुई। हालांकि मैंने और भी एग्ज़ाम दिए हैं और उसमें मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। पिछले बार भी टेक्नीशियन वाली भर्ती में भी मेरिट से बाहर हुआ था, तो इस वजह से अभी भी सस्पेंस था कि जब तक चीज़ें क्लियर ना हो जाए हाँ तब हाँ तक किसी चीज़ का कोई भरोसा नहीं है। तो हाँ। इसलिए जो है बस यही वेट था कि फास्ट फास्ट सारी स्टेप कंप्लीट हो जाए। अच्छा, उसके बाद आप थोड़ा सा बताइएगा नेक्स्ट में कि आपका डीवी में डीवी कैसे हुआ, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताइएगा। और डीवी में आपका क्या क्या जांच किया गया? जैसे बहुत सारा सर्टिफिकेट होता है ना, अप्रेंटिस का हो गया, 10th का हो गया, आईटीआई का हो गया, कास्ट हो गया, मेडिकल हो गया। कास्ट हो गया तो सेंट्रल लेवल का चलेगा कि स्टेट लेवल का चलेगा? और बाकी बहुत सारा यानी कि जो आपने फेस किया है, आपके साथ जो यानी कि हुआ है, तो सारा कुछ डिटेल से बताइएगा। जी मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि डीवी के लिए मुझे बुलाया गया था 14 फरवरी के दिन। जी जी। फर्स्ट डे को ही हमारा फर्स्ट शो ही था कि फर्स्ट हम डीवी के लिए फर्स्ट गए, तो हमें कहीं से कुछ डिटेल देखने को नहीं मिली। बाकी जो उसमें डॉक्यूमेंट लिखे हुए थे कि ये चीज़ें ले जानी है, तो हम वो कंप्लीट करके ले गए थे। जिसमें सबसे मेन डॉक्यूमेंट की बात करें तो 10th और अपना आईटीआई और अप्रेंटिस का जो सर्टिफिकेट था वो बहुत ज़रूरी था ये। और अपना कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो था सेंट्रल वाला था। और फोटोज वगैरह जो बोली गई थी 10-12, तो वो फोटोज लेकर गए थे। और अपनी बैंक पासबुक, पैन कार्ड, ये सारी चीजें लेकर के गए थे। तो अच्छा, हाँ, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, थोड़ा सा रुकिएगा यहाँ पे। एक चीज आपको पूछना चाहते हैं बीच में, गाइस थोड़ा सा अगर डिस्टर्ब होता होगा थोड़ा सा आप लोग जो है बने रहिएगा। यहाँ पे आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि अप्रेंटिसशिप का जो नंबर था मार्कशीट का, वो आपने फिल किया था फॉर्म भरते समय? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब वो फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें पूछता है कि आपने अप्रेंटिस कहाँ से किया है और आपका कितना नंबर था उसमें। और जी जी हाँ, तो आकाश जी फिर से आप बताइएगा थोड़ा सा। अब जैसे आपने अप्रेंटिसशिप का नंबर भरा था, उसमें से अप्रेंटिसशिप के नंबर में क्या क्या आपने डाला था? जैसे सर्टिफिकेट भी डाला था और मार्कशीट भी अपलोड किया था, और अप्रेंटिसशिप का नंबर कौन सा, प्रैक्टिकल वाला डाले थे कि टोटल जो 400 नंबर से परसेंटेज आया था? जो रहता है, जो सीबीटी में जो आपके नंबर आए हैं मेन, वो नंबर डालते हैं कि आपके कितने नंबर आए हैं सीबीटी में। और जो रहता है फॉर्म भरने में कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होता है, क्योंकि जो मार्कशीट या जो चीज़ दिखानी पड़ती है वो डीवी के टाइम दिखानी पड़ती है, तो इसलिए उस टाइम कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होता। बस आपको ये डालना होता है कि आपने कहाँ से अप्रेंटिसशिप करी है, तो वो आपको डालना पड़ता है। और जो है आपके नंबर डालने पड़ते हैं। यानी कि वहाँ पे जब आप ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे थे उस समय आपने जो है केवल वहाँ पे टेक आउट किया होगा कि मैंने अप्रेंटिसशिप किया है और कहाँ से अप्रेंटिसशिप किया है, और नंबर भी डाले थे क्या? और नंबर डाले हुए थे कि आपका जो है 92% आया? जी जी। अच्छा अच्छा, ये क्लियर हो गया है। तो चलिए, ये हमने बीच में थोड़ा सा यानी कि आपसे पूछ लिया। आप बताइएगा, आप थोड़ा सा बताइए कि आप जैसे भोपाल से रहने वाले हैं, ठीक है? जी, मैं बेसिकली इटारसी से रहने वाला हूँ और अभी जो है भोपाल से अपने भरा था फॉर्म? जी, कैसे? तो आप ये बताइएगा कि आपने सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट मतलब कैसे बनाया था और मतलब कहाँ से बनाया था, ये बताइएगा थोड़ा सा। जी, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट तो मैं इटारसी से रहने वाला हूँ और सेंट्रल का जो जाति बनवाना था, तो उसके लिए जो है अपने पास के नज़दीकी तहसील जो है हमारा इटारसी, तो वहाँ पर जा कर के उसके लिए और वो जो रहता है अपने एडवोकेट से मिले और उनको बताया कि जो है इसके लिए सेंट्रल कास्ट की ज़रूरत है, तो फिर उन्होंने जो है वो बनवा करके दिया था। उसमें एसडीएम के साइन लगते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो वो चीज़ें वहाँ से बन गई थी। मतलब अपना पुराना जो जाति है सेंट्रल वाला वो दिखा दिया था, तो उससे काम हो जाता है, तो उसके बेस पे वो नया बना देते हैं। उसमें फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म भरने के बाद जो एक्चुअल में क्या होता है, ये जो सेंट्रल का जो जाति होता है ये आपको रेलवे के फॉर्मेट पे ही बनवाना पड़ता है।
जो अच्छा अच्छा। ग्रुप डी भर्ती का जो नोटिफिकेशन आता है उसमें नीचे एक फॉर्मेट दिया होता है कि आपको अच्छा इस अच्छा। फॉर्मेट पे ईबीसी सर्टिफिकेट बनवाना है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आपको उसका प्रिंट निकलवा करके वही आपको वहां लेके जाना पड़ता है और उसको भर करके और उस पर एसडीएम के साइन करवाने पड़ते हैं, तो वो आपका सेंट्रल का जाति बन जाता है रेलवे के फॉर्मेट पे। अच्छा ये बताइएगा कि जी एसडीएम लेवल का ही बनाना जरूरी है या सीईओ एसडीओ तहसीलदार, जैसे बिहार में तहसीलदार चलता है, और जी। सीईओ लेवल एसडीओ लेवल के सब चल सकता है क्या? क्या रहता है सर, इसमें गेजेटेड ऑफिसर का चलता है, तो जैसे हाँ अब लिखा रहता है। एमपी में तहसीलदार नायब तहसीलदार भी गेजेटेड है तो उनका साइन चल जाता है, एसडीएम का चल जाता हम्म। है, ये चीजें अच्छा रहती अच्छा। हैं। हाँ तो तो आपने ये एसडीएम लेवल जो बनाया था? आपका जो जी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल वाला, जी जी। वो तो एसडीएम ही बना करके देगा, लेकिन जो डीबी जब होता है तो डीबी के लिए और भी डॉक्यूमेंट जो बनवाने पड़ते हैं ईबीसी या अदर कोई, तो उसमें जो और उसमें क्या होता है, हाँ बात करेंगे अपन इसमें कि जब आपको डीबी के लिए बुलाया जाता है तो बहुत सारे फॉर्मेट दिए जाते हैं कि इसमें आपको ये चीजें जैसे कि ईबीसी सर्टिफिकेट जो हुआ कि अगर आपने फॉर्म भरते टाइम उसमें छूट ली है कि हाँ मतलब हाँ। आपकी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो होते हैं, एक ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं, एक ईबीसी वाले होते हैं, तो वो भी आपको बनवाने पड़ते हैं, तो उसमें भी सब फॉर्मेट पे नीचे लिखा होता है कि यहाँ किस किस के साइन चाहिए। दूसरी चीज ये होता है कि अच्छा अच्छा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको आपने जहाँ से पढ़ाई की है वहाँ के प्रिंसिपल के साइन करवाने पड़ते हैं, जैसे मैंने हरदा से आईटीआई की थी तो लास्ट कहाँ से स्टडी की है आपने वहाँ के आपको साइन करवाने पड़ते हैं, प्रिंसिपल के वहाँ की सील करवानी पड़ती है। जी और टेंथ का जो सर्टिफिकेट रहता है उसमें से क्या क्या जांच करते हैं, टेंथ का और आईटीआई का? इसमें स्पेशली वो लोग आपका जो है नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ मिलाते हैं, और आपने जो अच्छा अच्छा। नंबर परसेंटेज डाले हुए हैं, आपने जो रोल नंबर डाला हुआ है, वो सारी चीज़ें मिलाते हैं कि कहीं इसमें कोई मिसमैच तो नहीं है। क्या होता है कि कई बार फर्जी या फेक लोग जो होते हैं वो बना करके डॉक्यूमेंट और सिलेक्शन हो जाते हैं, सिलेक्शन उनका हो जाता है और उसके बाद में फिर चीज़ें पकड़ाती हैं। तो इसमें जैसे बहुत सारे कैंडिडेट जो परेशान हुए थे, जब मेरे यूट्यूब चैनल पर भी बहुत लोगों के जो मैसेज आते थे, कॉल आते थे, वो इसलिए आते थे कि हमारे नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, या जैसे हमारे नाम में स्पेलिंग कुछ और है और हमारे जाति में कुछ और है, या सरनेम में स्पेलिंग मिस्टेक है, तो वो लोग बोलते थे कि हमें जो है लेंगे कि नहीं, डॉक्यूमेंट में रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे डीबी में। तो ये लोगों के बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं, तो इस चीज़ में मैं आपको क्लियर करूंगा कि जबलपुर डिवीज़न में, जबलपुर जोन में जो है कहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई थी किसी को भी। हमने जो है इस चीज़ के लिए एफिडेविट बनवाया था, जिसके भी डॉक्यूमेंट में या स्पेलिंग मिस्टेक कहीं भी कुछ भी है तो उसके लिए एक एफिडेविट बनवाया था, और वो जा करके उसके साथ दे दिया था कि ये जो स्पेलिंग मिस्टेक है ये जो है इसके लिए मैं मतलब प्रमाणित करता हूँ कि ये सारी चीज़ें सही हैं, अगर कल को ये चीज़ें गलत निकलती हैं तो इसका जिम्मेदार स्वयं मैं होऊंगा। तो एफिडेविट से कहीं कोई दिक्कत नहीं आई थी, और जबलपुर में तो बहुत कोऑपरेट किया गया था, कहीं किसी भी बच्चे को परेशान नहीं किया गया था, कोई भी स्टूडेंट परेशान नहीं हुआ था डॉक्यूमेंट की वजह से। बाकी कहीं कहीं मुंबई जोन में या कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी जिन लोगों के डॉक्यूमेंट में मिस्टेक थी। ये सब अच्छा अच्छा। जो डीबी लेने वाले हैं उन पर डिपेंड करता है कि वो कितना सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, हाँ ये हाँ चीज़ें बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी, पर डॉक्यूमेंट अगर आपके क्लियर रहे तो ये बहुत अच्छी अच्छा चीज़ है, अच्छा। इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके नाम और स्पेलिंग मिस्टेक सारी चीज़ें सब सही हैं, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है तो। जी जी। आप बताइएगा थोड़ा सा यहाँ पे कि आपने मेडिकल जो है बनाया था, आपने कहाँ से बनाया था और फॉर्मेलिटीज का क्या था? मेडिकल जो था 14 तारीख को हमारा डीवी हुआ, और सेकेंड डे ही हमारा मेडिकल था 15 तारीख को जबलपुर में ही। अच्छा अच्छा। जी, तो मेडिकल रेलवे ही करवाता है। वो जैसे उन्होंने क्या किया कि ज़्यादा लोग थे तो उन्होंने आधे लोगों को भोपाल भेज दिया और आधे लोगों का जबलपुर में ही मेडिकल हुआ था। अच्छा अच्छा। जी नहीं नहीं, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता होगा उस समय मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांगते हैं क्या? नहीं नहीं, मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मांगते, मेडिकल वो खुद कराते हैं। अच्छा अच्छा। और जब अपन अच्छा मेडिकल अच्छा। में पास हो जाते हैं तो फिर वो खुद ही हाँ वहाँ से सारे सर्टिफिकेट ओके कर देते हैं कि हाँ आपका मेडिकल कंप्लीट हो गया है। मेडिकल जो आप बोल रहे हैं वो अप्रेंटिसशिप में वो मेडिकल सर्टिफिकेट मांगते हैं,
कि आप हाँ मेडिकल सही बाहर है। से करा लीजिए, और मेडिकली जब फिजिकली आप सारी चीज़ों में पास हो जाते हैं तो फिर वो सर्टिफिकेट लाके जमा कर दीजिए। और जब ग्रुप डी की मेडिकल होता है डीवी के बाद, तो वो बता देते हैं कि आपका सेकंड, जब वो आपको डीवी के लिए वो बुलाते हैं, उसमें नीचे स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि आपको डीवी के बाद जो है आपको 2 से 3 दिनों का समय लग सकता है, तो अपनी व्यवस्था बना करके आए, क्योंकि डीवी के बाद आपका मेडिकल होता है। तो 1 से 2 दिन अच्छा में अच्छा। वो सारी प्रोसेस होता है, अच्छा ऐसा अच्छा, तो रहता मेडिकल है। करवाने के बाद फिर आपको आप लोग घर आ गए? जी, हमारा जो है मेडिकल जबलपुर में ही हुआ था, और हाँ जिसमें मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि क्या क्या टेस्ट होते हैं हाँ मेनली। हाँ, बताइएगा थोड़ा। जैसे कि आई टेस्ट होता है, सबसे मेन जो होता है आई टेस्ट करते हैं, क्योंकि जी आई जी। टेस्ट की वजह से कई लोग बाहर हुए हैं, जिन लोगों को जैसे जिनको चश्मा लगा है, प्रॉब्लम वहाँ नहीं आती है कि जो पोस्ट निकली है और उसमें कौन कौन से मेडिकल वाले अलाउड हैं, जैसे कि A1 A2 B1 B2 इस टाइप से, या सी। तो C1 C2। जिनको चश्मा, अगर किसी को चश्मा भी लगा हुआ है तो चश्मा भी अलाउ करते हैं, क्योंकि बहुत सारी अच्छा ऐसी अच्छा। पोस्ट हैं जहाँ पर मेडिकल में चल जाता है। तो वहाँ पर मेडिकल टेस्ट होता है, तो आई टेस्ट होता है, अपना यूरिन टेस्ट होता है, और अच्छा हाइड्रोसिल चेक करते हैं, और जो अच्छा। रहता है आपकी हार्ट बीट चेक करते हैं। पहले नॉर्मल जी हार्ट बीट चेक करते हैं, फिर आपसे थोड़ी पुशअप्स लगवाते हैं या उठक बैठक लगवाते हैं, फिर उसके बाद आपकी जी। हार्ट बीट चेक करते हैं, एक्सरे करते हैं, ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई हड्डी टूटी तो नहीं है कहीं से, ये सारी चीज़ें वो अच्छा चेक अच्छा। करते हैं। जी, फिर जब इसकी रिपोर्ट आ अच्छा। जाती है, और तो फिर वो चीज़ें ओके करते हैं, और फिर बोल देते हैं, जैसे अगर मान लीजिए किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम हुई है बॉडी में, जैसे किसी को हाइड्रोसिल की जी जी। प्रॉब्लम है, तो मेडिकल कंप्लीट उसी दिन होता है, और उसी दिन वो आपको बता देते हैं कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है, और आपको समय दिया जा रहा है, आप 1 महीने के अंदर ये इसका ऑपरेशन या ये चीज़ें करा करके वापस आके के अपना फिर से मेडिकल कराइए। या फिर जिनको अच्छा अच्छा। आई में प्रॉब्लम आ रही है, जो लोग आई टेस्ट में फेल हुए हैं, या फिर जिनको मतलब चश्मे की ज़रूरत है, तो वो चश्मा का नंबर उसमें लिख देते हैं, बोल देते हैं आप चश्मा बनवा करके आ जाइए, और उसमें फिर आपको मेडिकल में पास कर दिया जाता है। अच्छा अच्छा, देखिए हाँ, हम बहुत जितना रेयर आने की केस में सोच ही रहे होता थे है कि ना। हाँ निकाला जाता है। जी हाँ, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि देखिए हम जितना कुछ सोच रहे हैं ना कि हाँ आगे ये सब पूछना है, वो आप अपने से बता दे रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भाइयों आप लोग जो जो भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा आकाश जी जी के जी, लिए। बिल्कुल। और ये बिल्कुल, क्योंकि क्या है, ये चीज़ें बहुत बहुत इंतजार में था। आप सभी लोग जो लोग तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग हाँ जानते हैं हाँ कि हाँ। भाई उस पोस्ट वहां तक पहुंचना, एक एक स्टेप कितना इम्पोर्टेंट रहता है। कब तक एक स्टूडेंट के मन में और हमेशा डर बना रहता है कि कहीं यहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, यहाँ कोई दिक्कत ना आ जाए, तो बहुत फूक फूक के कदम रखना पड़ता है कि जल्दी से सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए। और हालांकि हाँ। मेरा यह रहा था कि अप्रेंटिसशिप के टाइम भी मेरा मेडिकल रेलवे में हुआ था, जब मैंने अप्रेंटिस करी थी। तो अच्छा अच्छा। अब मेडिकल जो हुआ था वो भोपाल में हुआ था। तो पूरा प्रोसीजर एक बार देख लिया था, तो माइंड में इतनी टेंशन नहीं थी कि मेडिकल में क्या चीज़ें होगी क्या नहीं होगी। जबकि कई बार ऐसा होता है कि आपका हार्ट बीट चेक कर रहे हैं और आप नर्वस हो रहे हो, तो आपकी हार्ट बीट जो है बढ़ जाती है, तो फिर वहाँ पर अच्छा वो अच्छा। इशू क्रिएट हो जाता है। फिर वो आपका जो है और टेस्ट करते हैं आपके चेस्ट के, आपकी हार्ट बीट के। तो ये चीज़ें हैं कि अच्छा जब अच्छा। भी मेडिकल ये सब चीज़ें देने जाएं तो खूब पानी पिएं, सारी चीज़ों का ध्यान रखें, और थोड़ा रिलैक्स रहें, नर्वस ना होएं, तो जिससे आपको कोई प्रॉब्लम वाह। ना आए। क्योंकि इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो वहाँ आपके काम रुकते हैं फिर। हाँ चलिए, बहुत अच्छा, आप इतना अच्छा बता रहे हैं ना, मज़ा आ रहा है। प्लस जो देख भी रहे होंगे ना उनको भी पूरा मज़ा आता जी होगा। जी और देखिए यहाँ पे हम आप लोगों से बोलना चाहेंगे जो जो देख रहे हैं अभी, कि भाई देखिए आप लोग आकाश जी का चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो कि इनका चैनल का जी नाम है जी फन फ्रॉम हार्ट, यही है ना आकाश जी? जी जी सर जी, फन फ्रॉम हार्ट क्या नाम नाम से है, चैनल थोड़ा सा है। बोल दीजिए। हाँ, क्या बोले आपने नाम फन फ्रॉम चैनल हार्ट। का? फन फ्रॉम हार्ट, ठीक है, इसको जी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इनका वीडियो जी बहुत सारा भी अपलोडेड है अभी, और सारा बात करेंगे, अभी रुकिएगा, क्योंकि सैलरी जी का जी बात है, बिल्कुल। अभी क्या काम है इनका, सारा कुछ अभी बात करेंगे आगे। लेकिन थोड़ा सा जी इनका चैनल के बारे में बता दे रहे हैं कि इनका चैनल है फन फ्रॉम हार्ट, इनको सब्सक्राइब कीजिए। और इनका वीडियो अब यानी कि ये डालना स्टार्ट करेंगे, अभी बहुत दिन से छोड़ दिए थे, लगभग 8-10 महीना जी से स्टार्ट बिल्कुल। करेंगे। और सारा कुछ ये क्लियर करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं इंटरव्यू में ज़्यादा कुछ
बता नहीं सकता हूँ, लेकिन ये क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट वीडियो बना बना करके आपको बताते जाएंगे इसी टाइप से, ठीक है। तो चलिए, जी यहाँ भाई। तक बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग जो जो लाइक नहीं किए हैं, लाइक कीजिए और अपना फ्रेंड सर्कल में शेयर जी जी, कीजिए। बहुत बहुत और आगे हम धन्यवाद। लोग बढ़ते हैं। आकाश जी देखिए, जी। सारा कुछ हम लोग जो है डिस्कस लगभग लगभग कर लिए हैं। अब आपका मेडिकल भी हो गया है, अब आपका जी इंतजार होगा कि अब मेरा यानी कि पैनल में नाम कब आए ना, जी। तो या किस प्रकार इसमें से? था, जब हमारा डीवी मेडिकल कंप्लीट हुआ तो इसके बाद पैनल आता है। तो पैनल में जी मेरे डीवी में एक प्रॉब्लम आई थी कि जब मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरा था तो उसमें जो जी। है जो 500 रुपये चार्ज होते हैं, तो जिसने फॉर्म भरा था उसने उसमें टिक कर दिया कि मतलब हमें उसमें छूट चाहिए। उसके लिए हमें ईबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए था। तो अच्छा ईबीसी अच्छा सर्टिफिकेट मैं उस टाइम लेकर के नहीं गया था डीवी में। तो अच्छा उन्होंने अच्छा। मुझे जो है 10 दिन का समय दे दिया था उसके लिए कि आप जाइए और 10 दिन के अंदर अपना सर्टिफिकेट बनवाइए और उसको यहाँ पर जमा कीजिए और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो एक वो चीज़ थी। तो फिर मैं वापस आकर के और इमिडिएटली फिर वो सारी चीज़ें बनवाई और वो जमा किया था। तो मेरे माइंड में ये लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज़ें लेट हो गई या ये चीज़ें रह गई, इस वजह से कहीं ऐसा ना हो कि पैनल में वो वेटिंग में डाल दे या फिर चीज़ें लेट हो जाए, डिले हो कोई भी चीज़ें। लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ था। पैनल आया था और पैनल अच्छा, में बराबर नाम आ गया था। तब तो बहुत कितने दिन के ज़्यादा बाद खुशी पैनल हुई आया थी था इस आपका? चीज़ की। अच्छा पैनल ये आ अच्छा। गया था अपना 15 से मतलब जैसे ही सबके मेडिकल कंप्लीट हुए थे, अप्रेंटिस फरवरी वालों में? के भी और नॉर्मल के भी, तो उसके अच्छा अच्छा 20-25 दिन बाद लगभग पैनल आ गया था। अच्छा अच्छा। जब पैनल आया होगा तो अलग टाइप का खुशी होगा, पूरा घर में जी जी माहौल में बिल्कुल। पूरा। पैनल में बहुत खुशी हुई थी कि चलो अब फाइनली सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हाँ हैं और हाँ। पैनल में नाम आ गया है। अब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बस ये है क्योंकि कि 2000 ज्वाइनिंग लेटर आ जाए और ज्वाइन करना है, ये चीज़ थी। क्योंकि 2019 का वैकेंसी देखिए, 2022 में एग्जाम हुआ और लगभग लगभग जाकर के कहाँ तक आपका ज्वाइनिंग हुआ। तो इतना दिन तक पेशेंस रखना एक बहुत बड़ा बात हो जाता है। और उतना बहुत बाद दिन बहुत के बाद प्रॉब्लम जब होती है चीज़ें। वो खुशी जब आता है नहीं जी तो जी, कुछ अलग बहुत लेवल खुशी का होता होती है है। इस चीज़ की। क्योंकि बहुत धैर्य रखना होता है और इतनी तैयारी और इतने हाँ एग्ज़ाम दिए होते हैं कि कई बार फेल होना, पास होना, कई बार हाँ बहुत हाँ, बिल्कुल करीब से बिल्कुल। बाहर हो जाना। तो वो कहीं ना कहीं माइंड में पिछली चीज़ें भी रहती हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो, ये चीज़ें अच्छा रहती है। अच्छा। लेकिन जब पैनल में नाम आ जाता है तो बहुत खुशी होती है। और बस फिर एक हाँ हाँ, इंतज़ार रह जाता है कि अब अपना ज्वाइनिंग लेटर हाथ में मिल जाए तो जो है हम बिल्कुल जा कर बिल्कुल। के ज्वाइन करें। तो पैनल में आपका नाम है, उसके बाद कितने दिन के बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया? और ये बाय पोस्ट आया था या ऑनलाइन गया आया था, या आप जो है ये नरेंद्र मोदी जी जो किए थे जी, रोजगार रोजगार मेला। मेला, उसमें आपको मिला था? किस टाइप से हुआ था? जी जी। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैनल आने के बाद मुझे कॉल आया था यहाँ से, भोपाल से, CRWS से, कि आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर यहाँ से पोस्ट किया जा रहा है, तो आप को मिल जाएगा ये 2-3 दिनों के अंदर। लेकिन रोजगार मेला जो है कुछ एक डेट बता दी थी उन्होंने कि इस तारीख को रोजगार मेला है, तो उसमें क्या आप आ पाएंगे? तो फिर हमने बोला कि हाँ, अब ज्वाइनिंग की बारी है, अब तो आप कहीं भी बुलाएंगे तो हम तो वहाँ भी आ जाएंगे। फिर तो चाहे आप हाँ कराची लाहौर भी बुलाएंगे तो भी आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें थी। तो फिर हम हाँ, भोपाल आए थे और यहाँ पर हमको जो है मोदी जी के द्वारा वर्चुअली जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया गया था। और अच्छा उसमें एक अच्छा। डेट दे दी थी कि आपको जो है इस समय पर आपको ज्वाइन करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आने हैं। यानी कि जो अपना बैंक पासबुक, पैन कार्ड, चेक, ब्लैंक चेक लगते हैं इसमें 2। तो ये डॉक्यूमेंट थे जो कि मंगाए गए थे। तो वो सब हमको लेकर के यहाँ एक डेट में बुलाया था। तो ज्वाइनिंग लेटर अच्छा उन्होंने अच्छा। भेजा था। ज्वाइनिंग लेटर पहुँचने में टाइम लगता है और उसका वेट किया कि ज्वाइनिंग लेटर अब आ जाए। अब तो नहीं आया था तो बार बार पोस्ट ऑफिस गए। तो इस चीज़ का सभी लोग वैसे ध्यान रखें कि अगर इस स्टेप तक पहुंच गए तो ज्वाइनिंग लेटर में या कोई कम्युनिकेशन में कहीं कोई मिस्टेक ना हो। क्योंकि क्या हुआ था कि हाँ हाँ। ज्वाइनिंग लेटर आ गया था लेकिन ज्वाइनिंग लेटर घर नहीं आया था। ज्वाइनिंग लेटर पोस्ट अच्छा अच्छा। ऑफिस में रखा हुआ था और उन्होंने घर ला के नहीं दिया था। तो जबकि मुझे पता चल गया था वो तो अच्छा हुआ कि कॉल पर कि ज्वाइनिंग लेटर। तो आप थोड़ा सा बताइएगा कि आपका ज्वाइनिंग लेटर जो आने में ये हाँ, दिक्कत तो कैसे इसमें हुआ था, मैं ये बता बताइए रहा इसके था बारे आपको में। कि जो है ज्वाइनिंग लेटर पोस्ट ऑफिस में आ गया था लेकिन घर उन्होंने नहीं भेजा था। तो उम्मीद भी थी उन लोगों से कि पोस्ट ऑफिस वाले कई जी बार डिले कर देते हैं और आपका ज्वाइनिंग लेटर घर नहीं पहुंच पाता है।
तो जबकि मेरा तो इटारसी में पास के पास ही था, और फिर मुझे ज्वाइनिंग लेटर वहीं जा करके मिला जी। पोस्ट ऑफिस से, तो फिर मैंने वहाँ से रिसीव किया उसको। लेकिन मेरे साथ जो और भी लोग थे, जो लोग आसपास के किसी गांव क्षेत्र से या कहीं से हैं, तो उन लोगों को मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा कि इस चीज़ में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। अगर आपको पता चल गया है कि आपको पैनल में नाम आ गया है, और लोगों से कांटेक्ट में रहें, जैसे आपके चैनल से जुड़े रहें, ताकि और कि पता चलता रहे कि हाँ ज्वाइनिंग लेटर आने चालू हो गए, तो वो लोग पोस्ट ऑफिस खुद जा करके बार बार पूछें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है और ये वहीं रखा हुआ रहता है और हमारे पास तक नहीं पहुंच पाता है, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारी ज्वाइनिंग लेट हो रही है, या फिर जो हमें टाइम दिया गया हम उस टाइम पे नहीं पहुंच रहे हैं। तो इस चीज़ में बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है कि हम जा करके चेक करते रहें कि हमारा ज्वाइनिंग लेटर आया या नहीं। और कॉल भी आते हैं तो कई बार मिसकम्युनिकेशन चीज़ें होती रहती हैं कि कांटेक्ट नहीं हो पाता है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जो लोग आउट क्षेत्र में रह रहे हैं, शहर से दूर है, तो उन लोगों को इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तो चलिए, आपका ज्वाइनिंग लेटर जो है आपके पास आ गया, उसके बाद आपने ज्वाइनिंग जाकर के किया, और आपने बताया पीछे अभी कि क्या क्या सर्टिफिकेट वहाँ पे लगता है ज्वाइनिंग के टाइम में। तो जब आप ज्वाइनिंग के टाइम जाते हैं, तो मैंने जैसे आपको बताया कि बैंक पासबुक और 2 ब्लैंक चेक लगते हैं, फोटो लगती है, और अपना पैन कार्ड लगता है, और ये सारे डॉक्यूमेंट लगने के बाद हाँ आधार कार्ड, ये इम्पोर्टेंट जो आपके डॉक्यूमेंट डीवी में लगे थे वो सब आपको ले जाने सब होते हैं। इसमें से बस देख करके वेरीफाई करके वो चीज़ें जो ज़रूरत की होती है वो उसकी फ़ोटोकॉपी ले लेते हैं और बता देते हैं आपको ज्वाइनिंग लेटर में कि आपको ये डॉक्यूमेंट है। अच्छा। इनके 2 सेट बनाने हैं और ये लेकर के आना है। जी, तो और इसमें आपको यहाँ पर गेजेटेड के साइन करवाने हैं, ये चीज़ें रहती हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वो आपकी फिर आईडी वगैरह बनाते हैं, आपका एनपीएस का फॉर्म भरवाते हैं, ये सारा प्रोसीजर होता है ज्वाइनिंग में। जी, अच्छा। हाँ। और ड्यूटी कब से स्टार्ट होता है, यानी कि जॉब स्टार्ट जैसे कि आज आप ज्वाइनिंग के लिए आए हैं और आपकी जो सारी डिटेल में भरा गई हैं, और उसी दिन से आपकी जो है ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाती है। आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग वही रहती है, जैसे कि मेरी 21 अप्रैल थी। अच्छा। 21 अप्रैल 2023। जी, तो अच्छा। 1 साल होने वाला है लगभग। तो उसी दिन से हाँ, यानी कि उस दिन से आपका चालू हो जाता काउंट होना स्टार्ट हो जाता है, और उसी दिन से आपकी ड्यूटी चालू हो जाती है, और सैलरी भी उसी दिन से आपकी बनना चालू हो जाती है। जी हाँ, अब देखिए, बहुत लोग अभी इंतजार किए होंगे कि भाई सैलरी कितना मिल रहा है, प्लस में पोस्ट क्या है। तो आप थोड़ा सा इसमें बताइएगा डिटेल से कि आपका यानी कि पोस्ट का नाम क्या है, और आपका जो प्रेफरेंस आप भरे थे वही पोस्ट आपको मिला है, फर्स्ट वाला मिला, सेकंड वाला मिला, या 17 नंबर का 18 नंबर कौन सा नंबर का मिला आपको, और आपका जो है काम क्या है, ये थोड़ा सा बताइए। सैलरी के बाद थोड़ा सा इसके बाद बात करेंगे। तो जब हमने ज्वाइन किया तो एडीएस करके पोस्ट का नाम था कि असिस्टेंट डिपो स्टोर, मतलब सहायक भंडार विभाग में। जी। तो जिसमें जो स्टोर डिपार्टमेंट है, जहाँ पर रेलवे का जैसे अभी हम यहाँ CRWS में कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले मटेरियल जो होता है वो स्टोर में आता है। स्टोर में आने के बाद जो है फिर वो वर्कशॉप को, आपने तो अप्रेंटिस की है तो आप जानते हैं कि स्टोर में मटेरियल आता है, और उसके बाद फिर वर्कशॉप में अलग अलग शॉप को मटेरियल इशू करता है। तो इसमें अपना जो काम होता है, स्टार्टिंग में पहले अपन सीखते हैं कि मटेरियल कौन कौन से होते हैं, क्या क्या किसके नाम है, और कैसे क्या रख रखाव होता है, किस चीज़ को कहाँ रखा जाता है, और कौन सा मटेरियल इशू करने लायक है और कौन सा नहीं है। तो ये चीज़ें अभी अपन को सीखना होता है स्टार्टिंग में। फिर जब ये सब चीज़ें सीखने लगते हैं तो फिर मटेरियल लेने वाले जो आते हैं वर्कशॉप से आते हैं, ऑल इंडिया से भी आते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास को अपना कोटा, झांसी, गुजरात में भावनगर, और अपना तिरुपति, सभी जगह से ऑल इंडिया से हमारे पास मटेरियल लेने आते हैं। तो फिर उनको मटेरियल इशू करना होता है कि कितनी क्वांटिटी में और मटेरियल किस डॉक्यूमेंट पे इशू किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो है सीखनी होती है स्टार्टिंग में। और जो स्टोर में जो पोस्ट है एडीएस की, तो यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं होती है, आपको जो है काम करते करते अनुभव हो जाता है चीज़ों का, ये रहता है। बाकी आपको सेफ्टी की ट्रेनिंग दी जाती है। जी, ये रहता है। यहाँ पे एक बात हम पूछना चाहेंगे आपसे। जी, देखिए, पीछे हम लोग भूल गए थे कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है,
अप्रेंटिस वालों को इसमें छूट मिलता है, तो इसमें आप क्या बताना चाहेंगे? जी, ये क्या आप लोग का बहुत हुआ अच्छा, था या नहीं हुआ ये था? बहुत अच्छा बेनिफिट है जो कि अप्रेंटिस वालों को मिलता है। एक तो नंबर वाला, और दूसरा ये है कि वो फिजिकल जो पीईटी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी होता है। टेस्ट, इसमें बच जाते हैं। ये इनमें इनको नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी ये लोग अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं, तो ये लोग फिजिकली फिट हैं क्योंकि हाँ। पहले इनका मेडिकल भी हो चुका है और जो है उसके बाद इनको काम करने का अनुभव भी है। तो रेलवे ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ की जो है इसमें छूट दी है कि भाई आपका जो है फिजिकल नहीं होगा, आपका डीबी के बाद सीधे मेडिकल और ज्वाइनिंग होती है, ये चीज़ें रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी चलिए, तो भाई आप लोग को समझ में आ गया होगा कि देखिए अप्रेंटिसशिप का करने का बेनिफिट ये है कि आपका 1/3 नंबर जुड़ता है उधर, और 2/3 इधर सीबीटी का जुड़ता है, और पीईटी में आप लोग को छूट मिलता है, ठीक है, और कम नंबर में सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ तक बात हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सैलरी का, और इसके पहले हम बात करना चाहेंगे आकाश जी आपसे ये जी कि यहाँ पे बताइएगा, जैसे आपका ज्वाइनिंग हुआ, आपने स्टार्ट किया, तो क्या आपको ट्रेनिंग के पीरियड में रखा गया था? ट्रेनिंग वहाँ पे जैसे होता है, कहीं कहीं 3 महीना का होता है, कहीं कहीं 6 महीना का जी होता है, जी। कहीं कहीं 1 साल का होता है। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि एडीएस पोस्ट में तो कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, यानी स्टोर डिपार्टमेंट में कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, लेकिन जो पॉइंट्समैन, जी। रैकमैन, ये जो पोस्ट हैं इनमें ट्रेनिंग होती है। इसमें कई बार 4 हफ्तों की ट्रेनिंग या 7 हफ्तों की ट्रेनिंग, 1 महीना, 1.5 महीना, ऐसे ट्रेनिंग होती है। जैसे मेरे जो साथ में जो मेरे अच्छा, फ्रेंड लोग जो सिलेक्ट हुए हैं, जो पॉइंट्समैन की उसमें और जो ट्रैकमैन की उस पर हुए हैं, तो उन लोगों को जो है ट्रेनिंग दी गई 1-1.5 महीने तक, और उसके बाद जो है उनको वो उसमें फिर उनको एक पर्टिकुलर एक स्टेशन दे दिया गया कि अब आपको यहाँ पर जो है फाइनली यहाँ से जॉब करनी है। पहले ट्रेनिंग उनको अलग अलग जगह दी जाती है, ऐसा रहता है। तो इस चीज में हाँ, मैं तो आपको चलिए, थोड़ा सा बोलना चाहूंगा अपनी तरफ से हाँ बताइए। कि जब आप पोस्ट प्रेफरेंस हाँ, बताइए। भरते हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपको कौन सी पोस्ट डालनी है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे सबसे ज्यादा रेलवे की अगर वैकेंसी निकलती है तो उसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी होती है ट्रैकमैन की। ट्रैकमैन का जो काम होता है काफी हैवी होता है, मतलब वो रेलवे की आर्मी बोलते हैं उसको, कि वो लोग पटरी पर काम करते हैं और हर सिचुएशन में, चाहे धूप हो, चाहे ठंडी हो, बरसात हो, तो वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं लोग। तो अगर आप फिजिकली उतने फिट हैं कि आप करना चाहते हैं कि हाँ मैं वो चीज़ों के लिए ठीक, मैं कर लूँगा, मैं ठीक हूँ उस लायक, तो ही आप जो है ट्रैकमैन की पोस्ट को प्रेफरेंस दें। और आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोस्ट ट्रैकमैन की, 50% पोस्ट जो होती हैं वो ट्रैकमैन की ही निकलती है। हाँ। कई बार क्या होता है कि लड़कियां, गर्ल्स जो होती हैं, जिनको पता नहीं होता कि ये पोस्ट किस काम की है, नहीं, वो लोग ये देख करके भर देते हैं, या कई बार बॉयज भी गलती कर देते हैं कि पोस्ट ज़्यादा है तो ये वाली प्रेफरेंस दे दो। लेकिन ट्रैकमैन की पोस्ट में गर्ल्स बॉयज मतलब कई बार परेशान हो जाते हैं, फिर वो सोचने लगते हैं कि यार ये कहाँ के कहाँ फंस गए इस चीज़ में। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि पहले ऐसी पोस्ट दें जहाँ पर, जैसे अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको ऐसी जगह जॉब मिले, ड्यूटी मिले जहाँ आप थोड़ा सिक्योर भी फील करें और आराम से अपना ड्यूटी टाइम भी निकाल सकें, और सीखने के पर्पज से जॉब भी करते जाएं तो कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो जैसे कि अब स्टोर की पोस्ट हुई और हॉस्पिटल हुआ और अपना वर्कशॉप भी हुआ, तो वर्कशॉप में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखा जाए फॉर्म भरते टाइम, तो पोस्ट प्रेफरेंस को बहुत ध्यान से भरा जाए, ताकि कल को फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जब ज्वाइनिंग होती है तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप डिपार्टमेंट चेंज करें। एक बार आपको जो मिल गया फिर आपको उसी में ज्वाइन करना होता है। फिर भले ही आपको म्यूचुअल के थ्रू आप कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन डायरेक्ट तो फिर आपकी ज्वाइनिंग वहाँ हो जाती है। ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जी चलिए, यहाँ तक बताएं आप, बहुत अच्छा। लेकिन हमको इतना मजा आ रहा है ना सुनने में, क्या बताएं, और प्लस जो ऑडियंस देख रहे हैं उनको भी पूरा मजा आता होगा कि भाई मतलब जो मन में क्वेश्चन आ रहा है ना पहले आप बता दे रहे हैं। जी क्या है कि और जो आप हमारे जब हमने भी ये सब चीज़ें करी थी तो ये YouTube पर ये चीज़ें जानकारी मिल नहीं पाती थी कि कोई इतना खुल करके बोले कि क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। तो आज बहुत अच्छा रहा कि आप जो काम कर रहे हैं उससे बहुत सारे लोगों को जो है इस चीज़ की जानकारी मिलेगी कि क्या चीज़ें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ क्या ध्यान रखना चाहिए, और इससे बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी। तो बहुत सही लगा मुझे भी कि आपने मुझसे कांटेक्ट कर लिया
और बढ़िया रहा कि आपने भी समय निकाला और थोड़ा हमारे भी योगदान से जो है आज इतने लोगों को जो है चीज़ों की जानकारी मिल रही है, तो उस चीज़ में मैं भी बहुत खुश हाँ हूँ। तो चलिए, और ये थोड़ा सा बताइएगा कि यहाँ पे जो आपको पोस्ट मिला जो असिस्टेंट डिपोट का, हाँ हाँ ये आपका फर्स्ट प्रेफरेंस में ही मिला था ना? जी हाँ, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस यही था। और इस चीज़ में मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे जितने भी अप्रेंटिस वाले साथी थे, उन्होंने जो जो पोस्ट प्रेफरेंस डाला था उनको वही मिला है। हम्म, मतलब अच्छा, जिसके अच्छा। चाहे कम नंबर थे, चलिए, जिनके बहुत 30 नंबर भी थे, 40 नंबर भी थे, उन्होंने जो पोस्ट प्रेफरेंस डाला उनको वही मिला। ये चीज़ हाँ हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ये है ना कि आकाश जी, क्या था कि वैकेंसी लगभग 20,000 के आसपास में था अप्रेंटिस वालों के लिए, जी ठीक है। और क्या था कि इसमें लगभग 17 से 18 हज़ार ही लोग फॉर्म भरे थे 2019 के वैकेंसी में, जी, जहाँ जी। तक डाटा जो निकला था जी। वो हम देखे थे। तो उसमें से क्या है कि और प्लस में जिनका जिनका नंबर अगर ज़्यादा था उनका फर्स्ट प्रेफरेंस वाला ही हो गया। और दूसरा बात ये भी है कि वैकेंसी तो खाली ही जा रहा है, तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वही यानी कि दे दिया जा रहा है लगभग, यानी कि सभी को लगभग दिया जी, गया था। सबको लगभग मिल ही गया था, है क्या नहीं? जी। तो इसलिए इस चीज़ का और बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देखिए रखना अब चाहिए कि आगे पोस्ट सही डालो तो आपको मिल ही रहा है जब चॉइस का। क्योंकि जो हाँ। स्टोर की पोस्ट होती है, अगर आप लगभग आपके 80-90 के ऊपर नंबर होते हैं तो ही आपको मिल पाती है। तो इसलिए आपको ध्यान हाँ, रखना हाँ, चाहिए नॉर्मल कि ये चीज़ें और कहाँ से डालें फॉर्म, तो ये सब का ध्यान रखना चाहिए आपको। और आगे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा सैलरी के बारे में जी कि जैसे होता है कि अप्रेंटिस से जो करते हैं उनको ट्रेनिंग में छूट मिलता है क्या? जैसे कहीं जैसे आपने बताया अभी पॉइंट्समैन का 4 सप्ताह या 2 सप्ताह का ट्रेनिंग रहता है, जी। तो आपका जो असिस्टेंट रिपोर्ट का था उसमें आपका ट्रेनिंग के दौरान कितना यानी कि सैलरी मिल रहा था और अभी आपको कितना सैलरी मिल रहा है? जी जी, तो इसमें मैं बता चाहूँगा कि मैंने आपको बताया जैसे कि स्टोर में तो कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, ट्रेनिंग केवल पॉइंट्समैन और ट्रैकमैन जी, की जी। होती है। तो इसमें जो होते हैं कि ट्रेनिंग के टाइम आपको भत्ते नहीं मिलते हैं, जैसे कि बेसिक मिल रहा है तो आपको उसमें डीए नहीं मिलेगा, डियरनेस अलाउंस वगैरह सब एचआरए था। नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको HRA नहीं नहीं मिलती मिलेगा। हैं। और ये केवल 1 महीने की बात होती है, अच्छा। 1 महीने के बाद तो सारी चीज़ें आपको जो है मिलने लगती हैं। और ट्रेनिंग, जी। हालांकि ट्रेनिंग तो और अच्छी चीज़ होती है कि आपको आगे किस तरीके से वर्किंग करनी है, और आपके सब साथी होते हैं, और उस टाइम जो माहौल होता है और माहौल की जो वाइब्स होती हैं कि सभी लोग की न्यू ज्वाइनिंग लगी है और सभी लोग इतना स्ट्रगल करके आए हैं, तो ट्रेनिंग का मज़ा ही अलग लेवल का होता है उस टाइम। हाँ। जी, कि सब बहुत उत्सुकता से सीखते हैं कि हाँ आज यहाँ पहुँचे और ये सब, और आज रेलवे से जुड़ने का मौका मिल रहा है, चीज़ें सीखने को मिल रही है। और रेलवे तो बहुत जिज्ञासु एक डिपार्टमेंट है, आप जितना देखेंगे उतना सीखेंगे उस चीज़ में, ये है। हाँ हाँ, जी अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप बताइएगा कि आपका शुरुआत मंथ का जो था पेमेंट, हाँ। सैलरी, वो कितना था और अभी आपको कितना मिल रहा है जी जी, सैलरी? तो मैं इस चीज़ में आपको बताना चाहूँगा कि जब अप्रैल में मेरा ज्वाइनिंग हुआ था तो 21 अप्रैल को ज्वाइनिंग हुई थी, और फर्स्ट सैलरी 21 अप्रैल 2022 को 23 में 23 में अच्छा, जी। अच्छा। तो 1 साल होने वाला, जो 24 हाँ, में है 23 वो 1 साल हो जाएगा। तो 21 अप्रैल 23 को जब ज्वाइनिंग हुई थी, और फर्स्ट सैलरी आई थी अप्रैल, मई और जून में। जी। जून में आई थी फर्स्ट सैलरी 1 तारीख को। तो उसमें आई थी मुझे 40 या 41 के आसपास जो है सैलरी आई थी, क्योंकि अप्रैल के 10 दिन और अपना जो बाकी के 30 दिन थे मई के थे, और जून में जो है वो सैलरी आई थी, तो वो 41 या 40,000 के आसपास आई थी। तो उसमें जो था अपना बेसिक था, और एचआरए था, टीए था, और अपना जो है डीए हो गया, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन उस टाइम हमारा एनपीएस नहीं कटता था। एनपीएस जो कटना चालू हुआ वो 2-3 महीनों के बाद चालू हुआ, और तो इस वजह से जो है वो फुल सैलरी थी। तो लगभग मतलब आप मान लीजिए कि आपको 30,000 के लगभग सैलरी बनती है, लेकिन उसमें जो पैसे कटते हैं, एनपीएस के पैसे कटते हैं, तो वो लगभग 2-2.5 हज़ार के आसपास पैसे कटते हैं। तो आपको 27-28 हज़ार सैलरी इन हैंड मिल जाती है। उसमें 200 जैसे एक आपका प्रोफेशनल टैक्स कटता है लगभग 200 के आसपास, और आपके जो है एनपीएस के पैसे कटते हैं, ये चीज़ें। और अगर आपने एचआर हाउस रेंट लिया हुआ है रेलवे के क्वार्टर में, अगर आप रह रहे हैं, तो फिर आपका जो है एचआरए कटता है। तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, हाँ चलिए जी।
तो चलिए फाइनली आपका जो है अप्रेंटिस करने से लेकर के सारा यानी कि सैलरी आने तक का पूरा जर्नी यानी कि जर्नी जी जी आपने पूरा एक्सप्लेन बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया और बहुत ही अच्छा लगा हमको जान करके और लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। जी जी। और देखिए अभी यानी कि आपको कैसा लग रहा है, मतलब जैसे पहले का एक अलग होता है खुशी और अभी का अलग खुशी होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा और अपना घर का माहौल के बारे में बताइएगा कि घर में आज अभी मतलब कैसे है, कितना खुशी है, ये सब इसके बारे में बताइएगा थोड़ा सा। हाँ, फैमिली रिएक्शन के बारे में, जी जी उसमें गाँव बिल्कुल। वाले का रिएक्शन जो। जी इसमें बताना चाहूँगा कि जब बोलते हैं ना, जब स्ट्रगल टाइम होता है तो इंसान अकेला होता है और सक्सेस में फिर सभी लोग हाँ साथ होते हैं। तो जब मेहनत कर रहे थे तो बिल्कुल वो लगता था कि पता नहीं कब वैकेंसी निकलेगी, अभी तो अप्रेंटिस चल रही है, कब वैकेंसी निकलेगी, कब मैं उसमें क्वालिफाई करूँगा, अभी बहुत समय है। लेकिन अपनी जो पहले की तैयारियाँ होती है वही आज हमको यहाँ तक लेकर आती हैं। अगर आपने पहले से तैयारियां हाँ, नहीं की और आप वैकेंसी का वेट कर रहे हैं कि वैकेंसी आएगी तभी तैयारी करूंगा, तो वैकेंसी आकर के चली जाएगी और कुछ नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ के लिए पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है और आज के टाइम में आप जानते हैं कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। तो इसलिए आपको जो है इतनी तैयारी पहले से रखनी ही चाहिए कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए। और फिर एग्ज़ाम और ये सारे प्रोसेस के बाद जब जॉब कंप्लीट हो जाती है, फाइनली आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं और ज्वाइनिंग हो जाती है, और जब आपकी ड्यूटी चालू हो जाती है तो फिर आपकी रूटीन चेंज हो जाती है। आपके माइंड से एक बहुत बड़ा बर्डन जो है वो हट जाता है कि अब आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि मुझे जॉब चाहिए, और फैमिली भी बेफिक्र हो जाती है कि चलो अब आप अपने पैरों पर खड़े हो गए हो, तो अब आपकी टेंशन नहीं है, अब आप के ऊपर है, आप आगे की तैयारी करो, चाहे बाहर किसी दूसरे डिपार्टमेंट की करो या फिर अपने इसकी करो, जो भी करना है। अब मतलब आप उस चीज़ में आप बेफिक्र हो जाते हैं, घर वाले भी, कि आपकी जॉब से रिलेटेड, क्योंकि आज के टाइम में जॉब मिलना बहुत बड़ा मैटर हो जाए, बहुत बड़ा इशू रहता है, बहुत बड़ा जी। तो ये चीज़ें रहती है, और उसके बाद जो होता है फिर धीरे धीरे सैलरी आना चालू होती है, तो घर के माहौल और सारी चीज़ें भी चेंज होती हैं। आप नई नई चीज़ें करना स्टार्ट करते हैं, घर में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, आप मतलब उस चीज़ में आप फाइनेंशियली उस चीज़ में फ्री हो जाते हैं कि हाँ अब मेरा जो है मुझे ये ड्यूटी करनी है और 1 तारीख को सैलरी आ जाएगी, तो उस चीज़ से आप बेफिक्र रहते हैं। ये चीज़ें रहती हैं। बिल्कुल। और इतनी मेहनत करने के बाद जो फर्स्ट सैलरी आती है तो उसकी अलग ही लेवल की खुशी होती है। हाँ, ये रहता है। बिल्कुल। जी तो चलिए आकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ तक अपना पूरा जर्नी शेयर करने के लिए और इतना सारा टाइम देने के लिए। लगभग 1 घंटा से प्लस हो चुका है। जी। और देखिए, अगर कोई तरह का अगर कुछ भाई अगर हम लोग से छूट गया है कोई भी तरह से कुछ भी, तो आप लोग जो है कमेंट कीजिए, और मैंने आकाश जी का चैनल का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाइए और उनको सब्सक्राइब कीजिए, और उनको जो भी आपका डाउट है, बहुत सारा डाउट उनसे शेयर करते हैं। तो मैं क्या है कि अभी मैं जॉब में नहीं लगा हूँ, तो मैं उतना सारा अच्छा से यानी कि क्लियर नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आप इनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ये सारा कुछ आपको क्लियर कर देंगे। जब भी इनको टाइम मिलेगा एक वीडियो बना करके आपको आने की कोशिश करेंगे, आपको बना करके दे देंगे। और इनका चैनल आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, हर हालत में सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल, सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए। और हो सकता है कि अभी हम और सुनील जी मिलकर के कुछ क्वेश्चन होंगे जो भूल गए हो या मिस कर गए हो, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कीजिए, इनके चैनल पे भी कीजिए, हमारे चैनल पे कीजिए, ताकि हम जो है आपकी जिस तरीके से भी हेल्प कर सकते हैं वो हम आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे उस चीज़ में। बिल्कुल। तो चलिए आकाश जी, फिर से एक बार बहुत बहुत आपका धन्यवाद, क्योंकि आपने इतना सारा टाइम दिया है। जी, थैंक यू सो मच। मैं बहुत दिन से आप यानी कि बहुत दिनों से नहीं, यानी कि इस तरह से सोच रहे थे कि कोई कैंडिडेट जो है जो अप्रेंटिसशिप करके अभी जॉब कर रहे हैं वो मिले, तो फाइनली आपका चैनल हमको दिखा, बहुत सारा हम सर्च किए, बहुत सारा, उसके बाद आपका चैनल मिला। आपने बहुत मेहनत की है उस चीज़ को, तो मैं मानता हूँ कि आपने इतनी मेहनत की है और इसी वजह से आज ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है। और बाकी जो कैंडिडेट के जो इच्छा थी, जो क्वेश्चन थे, वो सब आपने सब क्लियर कर दिया है। तो सभी लोग आपके चैनल पे बहुत कमेंट आने वाले, बहुत थैंक यू आने वाले। चलिए ठीक है सर। तो चलिए आकाश जी, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप फिर से अगर कोई टॉपिक रहेगा तो फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। तो चलिए फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इस लाइव स्ट्रीम यानी कि इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।